सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ टारगेट जीएस 23 बैच। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉसोमोसा यानी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आज हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे पहले कि क्या होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर, उसके बाद गुणज यानी इसको बोलते हैं मल्टीपल, फिर लॉसोमोसा समझेंगे और उसके बाद देखेंगे लॉसोमोसा में एक संबंध होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉसोमोसा पर चले। उससे पहले मैं आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट समझा दूं कि भैया ये गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। क्योंकि लॉसोमोसा में आप लोग को मालूम होगा एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल यानी कि गुणज, और मौसम में एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये गुणज और गुणनखंड क्या है, ताकि हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कहानी समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस गुणनखंड और गुणज से। तो सबसे पहले क्या होता है गुणनखंड। तो पहला हेडिंग हम लोग का होगा गुणनखंड। आप लोग साथ में हेडिंग बना लीजिए गुणनखंड क्या होगा। देखिए ध्यान से, गुणनखंड का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग एक संख्या लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 ले लिया गया। पता ये करना है कि 6 किससे कटता है, 6 किससे कटेगा। तो 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसके अलावा किसी से कटने वाला नहीं है। तो कोई भी संख्या किन किन संख्याओं से कटती है, यही संख्याएं इस 6 का क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया। देखिए फिर सुनिए ध्यान से, कोई भी एक बड़ा संख्या है जैसे 15 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। तो जिससे कटेगा, 1 भी 15 का गुणनखंड होगा, 3 भी 15 का गुणनखंड होगा, 5 भी 15 का गुणनखंड होगा, 15 भी 15 का गुणनखंड होगा। इसका मतलब कि कोई भी बड़ी संख्याएं किस छोटी छोटी संख्याओं से कट रही हैं, वो सारी छोटी संख्याएं इस बड़ी संख्या का क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। गुणनखंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला हम लोग का है गुणज। अच्छा, गुणनखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और यहां पे मैं बना रहा हूं डबल स्टार मार्क। डबल स्टार मार्क का मतलब काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि यही जो मैं पॉइंट यहां लिखने जा रहा हूं, यही से आप लोगों का बेसिकली जितने भी एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन बनने वाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो गुणनखंड क्या है वो तो कहानी समझ में आ गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि इसका पहला पॉइंट, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है, रट्टा मारना है, इस बात को रट्टा मार लेना है। पहले समझ लीजिए, चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 200, 2 लाख, 1 करोड़, चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, वो हर एक संख्या 1 से कटेगा। एक 6 का भी गुणनखंड है, एक 15 का भी गुणनखंड है, एक 20 का भी। यानी कि चाहे आप संख्या कुछ भी ले, एक सबका गुणनखंड होगा। ये नियम है, ये एक यूनिवर्सल रूल है, रट्टा इसको याद रखना है। क्लियर है। दूसरा हम लोग का रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि सभी संख्याएं खुद की गुणनखंड होती हैं। खुद की गुणनखंड होती है, यानी कि चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, वो खुद से तो कटेगा ही कटेगा। जैसे कोई एक संख्या, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लीजिए 50। 50 क्या 50 से कटता है भैया? बिल्कुल कटता है। 8 ले लीजिए, 8 से कटता है। और हम लोग सवाल क्या, हम लोग गुणनखंड में क्या समझे थे कि कोई भी संख्या जिस संख्या से कटेगा वो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो 50 से कटता है, 50 हम लोग का 50 से कटता है, यानी कि अगर 50 से कटता है, इसका मतलब ये गुणनखंड होगा। 8 से कटता है, यानी 8 एक गुणनखंड होगा। 15 से कटता है, यानी 15 गुणनखंड होगा। 6 से कटता है, यानी 6 भी। यानी कि चाहे आप संख्या कोई भी ले लीजिए, उस संख्या के 2 गुणनखंड तो निश्चित है, पहला 1 और दूसरा वह संख्या खुद, यानी कि वो 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। और ये हम लोग शुरू में भी पढ़े थे, जहां हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े थे। पहली संख्या जिसमें हम लोग देखे थे, संख्या पद्धति में हम लोग देखे थे कि उसमें अभाज्य संख्या क्या है। वहां पे मैं आप लोग को बताया था कि चाहे कोई भी संख्या हो, 1 और खुद से तो वो कटेगा ही कटेगा। एक्स्ट्रा अगर किसी संख्या से कट रहा था तो संख्या क्या हो जा रहा था, भाज्य संख्या। वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है, चाहे आप संख्या कोई भी ले, 1 से तो कटेगा ही कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो 2 कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर है। तीसरा ये है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड वो संख्या से हमेशा छोटा या बराबर होगा। किसके? संख्या से। इस बात का मतलब क्या है भैया, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या है 15।
15 के जितने भी गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड या तो 15 से छोटे होंगे या 15 के बराबर होंगे। ध्यान से देखिए, जितने गुणनखंड लिखे गए हैं, 1 15 से छोटा है, 3 15 से छोटा है, 5 15 से छोटा है, 15 15 के बराबर है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 15 का गुणनखंड 15 से ज्यादा हो जाए। तो 3 नियम समझ में आ गया। पहला नियम कि हर एक संख्या का गुणनखंड 1 होगा। दूसरा नियम, हर एक संख्या का गुणनखंड वो खुद संख्या भी होगा। और तीसरा, किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड या तो उस संख्या से छोटे होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि संख्या से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो या तो संख्या से छोटा होगा या संख्या के बराबर होगा। कोई भी गुणनखंड किसी भी संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये रहा गुणनखंड का कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, गुणन क्या समझेंगे। बिफोर दैट इसको पॉज करिए, ये हेडिंग, ये एक डायग्राम बना लीजिएगा 6 का गुणनखंड कैसे है, और ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। कोई पूछे गुणनखंड क्या है, बस एक बात बताना है, किसी भी संख्या या कोई भी संख्या किन किन संख्याओं से कट रही है, इन संख्याओं को कहेंगे गुणनखंड। किसका? इस बड़े संख्या का। क्लियर है? चलिए, इसको मैं यहां से हटाता हूं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है गुणज। गुणज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। सामने यहाँ टॉपिक में यहाँ लिखा हुआ है, गुणज का इंग्लिश क्या है? मल्टीपल। अब ये होता क्या है गुणज, इसको समझ लेते हैं। तो गुणज का मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, एक संख्या है 5। 5 का गुणज क्या होगा? तो गुणज का मतलब आपको सिंपल एक शब्द याद रखना है भैया, पहाड़ा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखेंगे नहीं इसको। अच्छा, आप लोग नोट कर सकते हैं आप लोग अपने समझने के लिए कि गुणज क्या है? पहाड़ा। यानी कि गुणनखंड में हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी संख्या किस संख्या से, किन किन संख्याओं से कट रहा है। यहां पे हम लोग को देखना है किस किस संख्या को 5 काट देगा। क्लियर है? यानी उल्टा का थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या था? गुणनखंड में हम लोग देखे थे कि कोई भी संख्या किन किन संख्याओं से कट रहा है। गुणज में हम लोग को देखना है कि 5 से कौन कौन संख्याएं कटने वाली हैं। 5 से कौन कौन संख्याएं कटने वाली हैं का मतलब 5 के सारे पहाड़ा। तो 5 10 15 20 25। ध्यान से देखिए, ये सारी संख्याएं 5 से कटने वाली हैं। यानी कि यहां पे हम लोग देखेंगे 5 किसको किसको काट सकता है। 5 को काट देगा, 10 को काट देगा, 15 को काट देगा, 20 को काट देगा, 25 को काट देगा। यानी कि गुणज का मतलब वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से कटती हो, वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। ऑल द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय गिवन नंबर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल, यानी कि गुणज। आई बात समझ में? जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है, जैसे मान लीजिए 15। 15 के गुणज का मतलब 15 का सारा पहाड़ा, यानी कि उन सारे संख्याओं का एक सेट जो संख्याएं 15 से कटती हो। जैसे क्या हो जाएगा? सबसे पहला संख्या क्या होगा? 15। 15 से कोई छोटा, कोई 15 से तो कटेगा नहीं, तो 15 से ही कहानी स्टार्ट होगा। 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60। इस तरीके से 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 75, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये जो, अच्छा, ये संख्या हम लोग का इनफाइनाइट है, अनंत तक है। अभी मैं इसका जब गुण लिखवाऊंगा फिर 2-3 पॉइंट वहां पे आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। किसी भी संख्या का गुणनखंड हम लोग का अनंत नहीं होता था, क्योंकि 15 है। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चल रहा हूं, थोड़ा सा उसको वहां पे नोट कर लीजिएगा, मुझे भूल गया था। जैसे हम लोग का 15 एक संख्या है, 15 के गुणनखंड में हम लोग क्या लिख रहे थे? 1 था, 5 था, यहाँ 3 था, 1 3 फिर 5 और फिर 15। हम लोग के 4 गुणनखंड थे। इस 4 गुणनखंड के अलावा क्या 5वां गुणनखंड 15 का संभव है? नहीं संभव है। इसका मतलब कि गुणनखंड निश्चित है। 15 का गुणनखंड 4 ही होगा, इससे अधिक नहीं है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि किसी भी संख्या का गुणनखंड अनंत होगा, अनंत नहीं होगा। इसका संख्या निश्चित होगा, कितना होगा। उस तरीके से अगर हम गुणज का देखें तो गुणज किसी भी संख्याओं का तो अनंत है, क्योंकि पहाड़ा का कोई लिमिट है ही नहीं। अब ऐसा थोड़ा ना है कि 2 का पहाड़ा हम 2 कम 2 2 दूना 4 और 10 तक पढ़ते थे तो 10 तक ही होता है, वो तो आगे भी बढ़ता है। पहाड़ा तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। इस तरीके से गुणज हम लोग का अनंत है, लेकिन गुणनखंड अनंत नहीं है, वो निश्चित होता है। क्लियर है? तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये आप लोग वहां पे कहीं एक पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखना क्या है कि किसी भी संख्याओं का, बोल रहा हूं लिख लीजिए, किसी भी संख्याओं का गुणनखंड निश्चित होता है, वे अनंत नहीं होते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है गुणज। गुणज होता क्या है ये तो समझ में आ गया। अब यहां से मैं 2-3 पॉइंट बना रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, ये भी मैं यहां डबल स्टार बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, प्रत्येक संख्या खुद का गुणज होता है। खुद का गुणज होता है। प्रत्येक संख्या खुद का गुणज का मतलब, चाहे आप संख्या 5 लीजिए, चाहे आप संख्या 15 लीजिए, चाहे आप संख्या 70 लीजिए, जब भी पहाड़ा हम शुरू करेंगे 15 से ही शुरू होगा। जब भी पहाड़ा शुरू करेंगे 5 का, 5 से ही शुरू होगा। यानी कि 15 सबसे पहले किसको काटेगा? 15 का ही तो काटेगा, उसके बाद तो आगे बढ़ेगा। इसका मतलब सॉरी,
इसका मतलब हर एक संख्या खुद का गुणज है। जिस तरीके से हर एक संख्या खुद का गुणनखंड होता था, उसी तरीके से हर एक संख्या खुद का गुणज है। आई बात समझ में? अगला जो हम लोग का पॉइंट है, वो अगला पॉइंट ये है कि प्रत्येक संख्या का प्रत्येक गुणज या तो संख्या से बड़ा होगा या संख्या से बराबर होगा। आई बात समझ में? ये वही पॉइंट है जो हम लोग वहां छोटा और बराबर देखे थे, यहां हम लोग देखेंगे बड़ा और बराबर। क्यों? देखिए ध्यान से, अगर हम 15 के सारे पहाड़ा लिखें तो क्या यह संभव है कि 15 के पहाड़े में 15 से कोई छोटा संख्या आ जाए? नहीं आएगा, क्योंकि 15 के पहाड़े में स्टार्ट 15 से होगा और आगे ही बढ़ेगा, पीछे तो आएगा नहीं। इसका मतलब कि 15 के जितने भी गुणज होंगे वो या तो 15 होगा, 15 के बराबर होगा, या तो 15 से बड़ा होगा। वही तो लिखा गया है यहाँ पे कि प्रत्येक गुणज या तो संख्या से बड़ा होगा या संख्या से बराबर होगा। अगला जो हम लोग का पॉइंट है, वो अगला पॉइंट ये है कि किसी भी संख्या एक मिनट किसी भी संख्या के अनंत गुणज होते हैं। अभी बात में आप लोग को समझाया था कि गुणनखंड तो निश्चित है लेकिन गुणज अनिश्चित है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, अनंत है, यानी कि किसी भी संख्या के अनंत गुणज होते हैं। आई बात समझ में यहां तक? चलिए, ये रहा हम लोग का गुणज का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझेंगे कि लॉसा और मौसा होता क्या है, निकालते कैसे हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है लॉसा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलसीएम। अब लॉसा होता क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। अच्छा, लॉसा का सिंपल कोई पूछे तो हिंदी में इसका पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, जैसे मैं एक छोटा सा पहले बेसिक लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है 5, एक है 10। सबसे छोटी वो संख्या बताइए जो 5 और 10 दोनों से कटती हो, इसी बात को बोलते हैं लॉसा, यानी कि एलसीएम। क्लियर है? तो लॉसा होता क्या है, यहां तक इतना तो आप समझ चुके हैं कि कोई भी संख्या, दो संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए, इसी को बोलते हैं इन दोनों संख्याओं का लॉसा। अब निकालते किस तरीके से, उसको मैं यहां पे समझाता हूं। निकालने का हमारे पास 3 विधि है। लॉसा निकालने का 3 विधि है। पहले विधि का नाम है गुणनखंड विधि, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। पूरा नाम मैं लिख देता हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका जो दूसरा विधि है वो है भाग विधि। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं डिवीजन मेथड। और थर्ड जो है हम लोग का है वो है वैदिक विधि। ये आप लोग को नया सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन सबसे आसान है भैया। ये सबसे आसान विधि है भाई, जब बताऊंगा तो मजा आएगा इसमें। वैदिक मेथड। 2 विधि तो आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, गुणनखंड विधि क्या होता है और भाग विधि क्या है, लेकिन ये वैदिक विधि हम लोग को यहाँ नया सीखना है, वो मैं बताऊंगा। और जब आप लोग को मैं बता दूंगा तो आप लोग खुद कहेंगे इन तीनों में से तो सबसे आसान यही है, निकालने का बस थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि। और अभाज्य गुणनखंड विधि लगाने से पहले मैं 2 संख्या ले लेता हूं कि किसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो हम लोग को एलसीएम किसका निकालना है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 12, एक ले लेते हैं 16। हम लोग को इन 2 संख्याओं का निकालना है लॉसा। इन 2 संख्याओं का हम लोग लॉसा निकाल के एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लेते हैं, एक बार भाग विधि से, एक बार वैदिक विधि से। और अगर संख्या सेम है तो लॉसा भी सेम आना चाहिए। अब ऐसा थोड़ा ना है कि 12 16 का लॉसा अभाज्य से कुछ और है, भाग से कुछ और, वैदिक से कुछ और। अगर संख्या सेम है तो उसका लॉसा भी सेम आना चाहिए। तो हम लोग इसी संख्या का 12 और 16 का एक बार अभाज्य गुणनखंड से निकाल के देख लेंगे, एक बार भाग विधि से और एक बार वैदिक विधि से। और ये चेक कर लेंगे कि क्या तीनों नियम से वैल्यू हम लोग का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाने के लिए जो संख्या है, 2 संख्या, इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड? स्टार्ट करेंगे 12 और 16।
अलग अलग इसका निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। निकालते किस तरीके से है, इसको काटना स्टार्ट, छोटे क्लास में आपको लोगों को बताया गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे पूरे बेस से पूरे रूट लेवल से मैं बता दे रहा हूँ कि काटते कैसे हैं। स्टार्ट हम कभी भी 2 से करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि 1 से तो भैया सब संख्या कटता है। स्टार्ट हम 2 से करेंगे, चेक करेंगे क्या ये संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब 2 के बाद हम 3 से देखेंगे, 3 के बाद हम सीधे 5 से देखेंगे, 4 से नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग का संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। और अभाज्य संख्या क्या होता है, मैं आप लोग को पहले क्लास में बताया था संख्या पद्धति वाले में, 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। तो हम लोग सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा आगे चले जाएंगे, 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा होगा काटेंगे, नहीं कट रहा होगा आगे बढ़ जाएंगे, 5 से देखेंगे, 7 से, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान से देखिए 12 2 से कट रहा है, जैसे पता चला 12 2 से कट रहा है, काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 6 बार में। फिर 6 2 से कट रहा है तो जिससे कटेगा वो इधर लिखेंगे, जितना बार में कटेगा वो नीचे लिखेंगे। 2 से कितना बार में, 3 बार में, 3 से 1 बार में। जैसे ही 1 मिला हम रुक जाएंगे, इसका कंप्लीट हो गया, फिर अगले में चलेंगे। 16 2 से कट रहा है, मालूम है सबको, 2 से कितना बार में, 8 बार में। फिर देखेंगे 2 से कितना बार में, 4 बार में। फिर देखेंगे 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में, 1 आया छोड़ देंगे। क्लियर। अब जैसे ही हम लोग का इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड यहां लाइन से, 16 का अभाज्य गुणनखंड यहां लाइन से। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 2 और 3। 1 मिनट, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर 16 का क्या आया है, 2 2 2 और 2, 4 बार 2 है। अब आप लोग को इसके बाद क्या करना है, ये मिलाना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो यहां भी है और यहां भी है। आप लोग को ये खोजना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर्स, या इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब वो गुणनखंड जो यहां भी है और यहां भी है। कॉमन का मतलब जो दोनों में है, तो वही चीज है कॉमन फैक्टर बोलिए, या फिर हिंदी में इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलिए। तो पता लगाइए वो कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में है। देखिए ध्यान से, ये 2 मिल जा रहा है, फिर ये 2 मिल जा रहा है, और कोई है और कोई नहीं है। तो जैसे ही हम लोग को अब नहीं मिला गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे, इसका लॉसा निकालना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे 12 और 16 का लॉसा, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 विल बी इक्वल्स टू, कितना होगा, 12 16 का लॉसा, जिसका कॉमन मिल गया है, यानी कि इस डब्बे में से एक संख्या, ध्यान देना है, एक डब्बे में से एक ही संख्या बाहर निकलेगा। तो इस डब्बे में क्या है, 2, तो यहां से 2 निकला। इस डब्बे में क्या है, 2, यहां से बाहर निकला। उसके बाद जितनी भी संख्या बचे हैं सबको लाइन से छाप लीजिए। यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 2 है, छाप लीजिए सबको। 3 2 और 2 गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 चाहिए 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ये रहा हम लोग का लॉसा, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्लियर है। अब देख लेते हैं भाग विधि से, भाग विधि भी लगा लेते हैं। भाग विधि कहां लगा लिया जाए, अच्छा इसको मैं यहां से हटा दूं। अगर आपको नोट करना हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि करके ये इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं हटाऊंगा, यहीं पे हम लोग को समझना है भाग विधि। याद रखना है बस कि आंसर हम लोग का कितना आया है, 48। यहां से आंसर आया है 48। कौन सा विधि, पहला विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या भाग विधि से भी आंसर इतना ही आता है या उसका आंसर कुछ अलग आता है। तो इसको मैं यहां से हटाऊंगा, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला जो हम लोग का विधि है वो है भाग विधि। भाग विधि, अब भाग विधि से हम लोग को किस तरीके से निकालना है लॉसा। भाग विधि से निकालने के लिए तरीका वही है, अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है, लेकिन वहां पे अलग अलग निकाल रहे थे, यहां पे एक ही में निकाल लेना है। जैसे 12 है और 16 है, इसके एक ही में निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यहां भी वही देखेंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इस तरीके से देखते चलेंगे। अब देखिए ध्यान से, वो संख्या खोजिए जिससे ये दोनों कट रहा हो, दोनों कट रहा हो या कम से कम एक कट रहा हो, वैसा संख्या खोजना है। तो दोनों कट रहा है, 2 से दोनों कट रहा है, उड़ाइए 2 से। 2 से ये कितना बार में जाएगा, 6 बार में, ये जाएगा 8 बार में। फिर 2 से कट रहा है दोनों, 2 से ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में। फिर 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, जो कट रहा है उड़ा दीजिए उसको। 2 से ये गया 3 बार में, ये आया 2। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से जाएगा, यहां 3 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 3 से यहां 1 और यहां 1। जैसे ही नीचे 1 मिला हम अपना खेल यहां पे रोक देंगे। जैसे ही 1 मिलेगा हम लोग का अभाज्य गुणनखंडन करना हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को निकालना है लॉसा। किसका लॉसा, 12 और 16 का। यानी कि जैसे ही हम लोग का 1 1 आ जाए हम तुरंत हेडिंग करेंगे 12 और 16 का लॉसा।
12 और 16 का लॉसा, 12 और 16 का लॉसा। इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ना तो कोई कॉमन ना कोई उभयनिष्ठ वगैरह नहीं देखना है, कोई डब्बा नहीं बनाना है, डायरेक्ट इसमें जितने भी किनारे अंक आए हैं इन सबको आपस में गुणा कर देना है। क्या मिलेगा, 2 2 2 2 3, 2 2 2 2 और 3 गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। क्या मिला हम लोग को संख्या 48। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे क्या आया था 48, यानी कि अभाज्य गुणनखंड से भी 48, भाग विधि से भी 48, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला 48, ये भी हम लोग को 48 मिल गया। अब हम लोग का लास्ट विधि बता हुआ है वैदिक विधि, इसको भी समझ लेते हैं। तो वैदिक विधि में यहीं पे समझा रहा हूँ, काफी इसके लिए काफी इतना जगह है। करने का आसान तरीका होता है वैदिक विधि, सबसे आसान तरीका है। अगर आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे बेस्ट विधि ये है, यहाँ स्टार मार्क बना रहा हूँ, सबसे बेस्ट विधि। क्योंकि अगर इसको करने में 1 मिनट लगेगा, इसको करने में 10 सेकंड लगने वाला है। कैसे लगने वाला है देखिए ध्यान से। मैं यहाँ हेडिंग करता हूँ वैदिक विधि। वैदिक विधि किस तरीके से इससे निकलेगा लॉसो, निकालने का तरीका हम लोग के पास संख्या क्या क्या है, एक है 12, एक है 16। करने का तरीका ये एक तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से ले सकते हैं, ये एक तरीके का एक ट्रिक का काम करेगा, इसको आप लोग ट्रिक का नाम दे सकते हैं। तो 12 और 16 है, 12 और 16 का अगर हमें निकालना है वैदिक विधि से लॉसा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसको कर देंगे बटे के रूप में, यानी कि भाग के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज दिस इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि इसको आप क्या करिए एक भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 12/16 हो गया, 12/16। अब 12/16 को बदल लीजिए किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि उसके सरलतम रूप में। अब सरलतम रूप में बदलते कैसे हैं, सबसे पहले वीडियो में आपको संख्या पद्धति वाले में इसके पिछले वाले वीडियो में जिसमें हम लोग भिन्न पढ़े थे, उसमें मैंने आपको समझाया था साधारण भिन्न वाले चैप्टर में कि किस तरीके से हम लोग सरलतम रूप में बदलते हैं। तो सरलतम रूप में किस तरीके से बदलेंगे, 12 है 16 है, उठाओ तलवार दौड़ा दौड़ा काटो, तब तक काटो दौड़ा दौड़ा के जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। तो ये 4 से जाने वाला है 3 बार में, ये 4 से जाने वाला है 4 बार में, 3 और 4 मिला, 3 और 4। अब ये किसी से कटने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 4, यानी कि इसका सरलतम रूप क्या मिला, 3 और 4, यानी कि यहाँ है 12/16 और 12/16 के ठीक सामने लिख देंगे इसका सरलतम रूप। और जैसे ही सरलतम रूप मिला इसका हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। क्लियर, तिर्यक गुणा करके देख लीजिए, 12 में 4 से गुणा करिए, 12 चौके 48, 16 तिया 48। आप गुणा चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ये हमेशा बराबर मिलेगा और जितना मिला उतना हम लोग का आंसर। क्लियर, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मजेदार विधि है। इस वीडियो का आप रट्टा लगाइए, रट्टा मारिए, इसको एकदम तैयार कर लीजिए। जब भी आपके सामने किसी भी संख्या का, किसी भी 2 संख्या का आपसे पूछेगा लॉसा, फटाफट उसको बदलो भिन्न के रूप में बदल के फटाफट उसको ले लो सरलतम रूप में, और सरलतम रूप में लेके मारो तिर्यक गुणा कोना कोनी, फाइनल आंसर। क्लियर। अगला हम लोग इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग के पास एक संख्या लेते हैं, कितना ले लें, 6/6 और 10 का 6 और 10 का हम लोग लेते हैं लॉसा। 6 और 10 का लॉसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6/10 भिन्न हो गया। 6 और 10 का सरलतम रूप क्या होगा, 6 और 10 का, ये 2 से जाने वाला है 3 बार में, ये 2 से जाने वाला है 5 बार में, 3 और 5 तो किसी से कटेगा नहीं, तो सरलतम रूप हम लोग का हो गया 3/5। तो 6/10 और 3/5 करिए तिर्यक गुणा, 6×5 30, फाइनल आंसर। तो अब आप लोगों को मैं 3 नियम बता चुका हूं। पहला था हम लोग का अभाज्य गुणनखंड, दूसरा था भाग विधि, तीसरा था वैदिक विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 48 मिला, भाग विधि से भी 48 मिला, और वैदिक विधि से भी हम लोग को क्या मिला है, 48, यानी इस विधि से भी 48 ही मिला है। यानी कि तीनों विधि से, चाहे आप भाग विधि देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, या फिर हम लोग का वैदिक विधि, हर एक विधि से आंसर हम लोग का सेम मिला। इसका मतलब कि चाहे किसी भी संख्या में आप तीनों में से कोई भी विधि लगाइए, हम लोग का गलत होने का चांस नहीं है। और यहां तक मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को लॉसा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से निकलता है। क्लियर है, 3 विधि, तीनों में से जो आपको आसान लगे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको आसान यही लगेगा और आपके लिए नया भी है, लगाने में भी मजा आने वाला है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, मौसा कैसे निकालते हैं। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करिए, पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। जो पहला वीडियो हम लोग का था अभाज्य गुणनखंड, वो जहां तक आप नोट किए होंगे उसके आगे भाग विधि वाला, और उसके बाद से ये वैदिक विधि वाला। वैदिक में इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक सेकंड एग्जाम्पल करके ये वाला हिस्सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये नोट करने का जरूरत नहीं है, सरलतम रूप बताया था आपको, मेन हम लोग का ये है, तो 30 हम लोग का आंसर आया था। क्लियर है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का है मौसा। मौसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF। क्या है ये, इसको भी समझ लेते हैं। मौसा का मतलब कि वो, जैसे अगर आपको समझना हो एक शब्द में कि मौसा होता क्या है, जैसे हम लोग के पास कोई संख्या है, एक है 5, एक है 7।
5 और 7 के लिए वो सबसे बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कटता हो, बस समझने के लिए बस मैं बता रहा हूं, कैसे आएगा अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो 5 और 7 हमारे पास कोई संख्या है, वो सबसे बड़ी एक ऐसी संख्या बताइए जिससे ये भी कटता हो और ये भी कटता हो। यानी कि लॉसम हम लोग क्या देखे थे कि जिससे वो कटता हो, यानी कि जैसे 5 है और 7 है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कटता हो और इससे भी कटता हो। लेकिन यहां पे क्या लेना है, वो सबसे बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, यानी कि उल्टा खेल है। तो ये तो समझ में आ गया कि मौसा होता क्या है भैया, दो हमारे पास संख्या होगा, बड़ी से बड़ी ऐसा संख्या बता दीजिए जो दोनों को काट सके, ये है हम लोग का मौसा। अब निकालेंगे कैसे, निकालने का विधि हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे निकालने का हम लोग 2 विधि देखेंगे। पहला विधि हम लोग का है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला हम लोग का है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि इंग्लिश वही है जो पहले था हम लोग का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा विधि हम लोग का है भाग विधि। भाग विधि, इसका इंग्लिश है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ये रहा हम लोग का 2 विधि। अब हम लोग यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक उसी एग्जांपल से हम समझेंगे, वही वाला एग्जांपल जो हम लोग का 12-16 था उसी पे हम लोग समझेंगे। और जैसे अभी हम लोग का ये कंप्लीट हो जा रहा है, एक संख्या और मैं आप लोग को एक और एग्जांपल लेके लॉस और मौसा दोनों निकाल के क्लियर कर दूंगा। तो एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 12 और 16, और इसका भी मौसा हम लोग दोनों विधि से निकाल के देख लेते हैं कि भैया क्या मौसा में भी दोनों विधि लह रहा है। लह रहा है का मतलब कि 12-16 से अभाज्य गुणनखंड में क्या आंसर आ रहा है और भाग विधि में क्या आंसर आ रहा है। अगर इन दोनों से आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों विधि ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला विधि हम लोग का है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 संख्या है 12 और 16। जिस तरीके से हम लोग लॉसा वाले अभाज्य गुणनखंड में दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकाले थे, सेम वही काम यहां भी करना है। दोनों संख्याओं के लिए अलग अलग हम लोग को क्या निकालना है, लॉसा। दोनों संख्याओं को अलग अलग लॉसा निकालने के लिए, दोनों संख्याओं का अलग अलग लॉसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक है 12 और एक है 16, इसका लॉसा अलग निकाल लीजिए, इसका गुणनखंड अलग निकाल लीजिए। इसको लॉसा नहीं बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ये 2 से जाएगा 6 बार में, ये 2 से जाएगा 8 बार में। इसको पहले कंप्लीट करते हैं। ये 2 से जाने वाला है 3 बार में, ये 3 से जाने वाला है 1 बार में। ये 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। जैसे ही हम लोग को गुणनखंड मिल गया, आप निकालिए मौसा। इन दोनों संख्याओं का मौसा, 12 और 16 का मौसा। मौसा में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 का और 16 का दोनों का गुणनखंड लाइन से लिख लीजिए। 12 का लॉसा, 12 का गुणनखंड और 16 का गुणनखंड। 12 के गुणनखंड में क्या है, 2, 2 और 3। 16 में क्या है, 2, 2, 2 और 2। फिर वही काम करना है, इसको कॉमन खोजना है, उभयनिष्ठ खोजना है। यानी कि ये रहा सेम, ये रहा सेम और कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे ही पूरा का पूरा उभयनिष्ठ हम लोग को मिल गया, हम डायरेक्ट निकालेंगे मौसा। भैया मौसा में हम लोग को क्या है, वहां पे हम लोग क्या किए थे, हर एक डब्बे में से एक एक अंक निकाल के बाकी सबको चिपका दिए थे। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिर्फ डब्बे से मतलब है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डब्बा देखेंगे, इस डब्बे में क्या है और इस डब्बे में क्या है। तो पहले डब्बे में क्या है, 2, 2 बाहर निकाल लीजिए। इस डब्बे में क्या है, 2, यहाँ से भी 2 बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही डब्बा कंप्लीट होगा, बाकी को हम लोग को देखना भी नहीं, बाकी हम लोग को छूना भी नहीं है। जो डब्बे में मिला उसको गुणा मारिए, 2 दूना 4 या फाइनल हम लोग का आंसर, यानी कि 12-16 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आंसर क्या आया, 4। क्लियर। अब हम लोग लगाते हैं इसी में भाग विधि, और भाग विधि से भी लगा के हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि क्या इससे भी आंसर हम लोग का वही आ रहा है जो अभाज्य गुणनखंड विधि से आया था। तो भाग विधि में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक संख्या है 12, एक संख्या है 16। हम लोग को बनाना है भाग का चिन्ह। भाग के चिन्ह में पता लगाइए कि 12 और 16 में बड़ा कौन है। तो सबको मालूम होगा 12-16 में कौन बड़ा है, 16 बड़ा है। जो बड़ा है उसको लिख लीजिए बीच में अंदर, यहाँ 16। जो छोटा है उसको बाहर भाग करिए। कितने बार में जाने वाला है, 12 एकम 12, क्या बचा 4। जैसे ही हम लोग को भागफल और शेषफल मिल जाए, यहाँ पे रुकेंगे। रुकने के बाद अगर ये पूरा पूरा खत्म होकर यहाँ कट गया है तब तो मामला ठीक है, अगर नहीं कटा है फिर यहाँ हम लोग बनाएंगे भाग का चिन्ह। भाग का चिन्ह बनाने के बाद पहले वाले भाग में जिससे भाग दिए थे, यानी पहले वाले भाग में जिसका पहाड़ा पड़ी थी, वो आ जाएगा अगले वाले भाग के अंदर। क्लियर। फिर देखिए 4 से काटिए, 4 से 12 कितना बार में, 3 बार में। ये 12, ये खत्म।
अगर ये खत्म हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं खत्म फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे। तो हम लोग का खत्म हो गया है तो हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे। अगर ये नहीं खत्म होता तो फिर यहाँ भाग का चिन्ह बनता और इसके पहले वाले भाग में जिसका पहाड़ा पड़े थे वो यहाँ उतरता। तो चूंकि हम लोग का खत्म हो गया है तो अब हम लोग को इससे मतलब है नहीं। अब जब जैसे ये खत्म हुआ, किसके पहाड़े से खत्म हुआ है? 4 के पहाड़े से, तो हम लोग का मौसा क्या हो जाएगा? 4। ये है हम लोग का भाग विधि का तरीका कि किस तरीके से हम लोग भाग विधि से लगाते हैं। तो इससे भी हम लोग का आंसर क्या मिल गया? 4। तो ये रहा कॉन्सेप्ट कि चाहे मौसा आप भाग विधि से लगाइए, चाहे मौसा आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाइए, आंसर आपको कैसे मिलने वाला है। क्लियर है? इसको यहाँ पे पॉज करके नोट करिए। हम लोग एक और एग्जांपल लेके लॉसा और मौसा दोनों निकाल लेते हैं ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत कोई डाउट रह भी गया हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, वो क्या ले लिया जाए? 12, 14 और 18 इन तीनों संख्याओं का, क्योंकि पिछले बार हम लोग 2 संख्या लिए थे, अब ताकि मैं यहाँ भी अगर मैं 2 ले लूँ तो आप लोग बोलेंगे कि सब 2 ही पे बार बार समझा रहे हैं। अगर 3 आता तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लिया हूँ 3 संख्या है। तीनों का लौसा और मौसा दोनों निकाल के देख लेते हैं। लौसा और मौसा किस तरीके से निकलेगा, निकालने का तरीका हम लोग 3 विधि देखे थे। तीनों विधि में से मैं एक विधि दोनों में लगा रहा हूँ। लौसा भी यहाँ से निकाला जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और मौसा भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। यानी कि यहां से निकलेगा लौसा, यहां से निकलेगा मौसा। ये किससे निकलेगा? ये भी अभाज्य गुणनखंड। अच्छा चलिए एक और विधि लगा लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि यहां भी लगा लेंगे, यहां भी भाग विधि और यहां भी भाग विधि, दोनों को हम लोग दोनों विधि से कर लेंगे, भाग विधि से। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि लौसा के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं लौसा निकालना, और लौसा में सबसे पहला विधि मैं लगाता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और से अभाज्य गु से गुणनखंड, वि से विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में भैया हम करते क्या है, तीनों संख्याओं का अलग अलग क्या निकालते हैं? गुणनखंड निकाल लीजिए। एक है 12 तो 12 के गुणनखंड, एक है 14 तो 14 के गुणनखंड, एक है 18 तो 18 के गुणनखंड। क्या क्या होगा? 12 का क्या आएगा? 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 14 का 2 से 7, 7 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे? नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे? नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा, यहीं से उड़ा देंगे। यहाँ भी 1 आ गया, खत्म। 18 देखेंगे? 2 से 9 बार में, 9 2 से नहीं जाने वाला है। 3 से देखेंगे? कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ये रहा हम लोग का तीनों का गुणनखंड। जैसे ही तीनों का गुणनखंड आए हम क्या करते हैं, तीनों का लाइन से गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 14 का, यहाँ पर 18 का। 12 का क्या हो जाएगा? 2 2 और 3। 14 का हो जाएगा 2 और 7। 18 का हो जाएगा 2 3 और 3। यहाँ के बाद मैं आपको क्या बताया था इसके पहले कि जो भी गुणनखंड हम लोग को मिला है हम लोग खोजेंगे कि क्या तीनों में है, कौन सा ऐसा संख्या जो उभयनिष्ठ है, यानी कि कौन सा संख्या है कॉमन है, कौन सा संख्या तीनों में है। वहां पे 2 संख्या था तो हम लोग 2 में देखे थे, यहाँ हम लोग तीनों में देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग का लौसा ये मिला। अच्छा कोई ऐसा भी संख्या है जो दोनों में है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ऐसा संख्या जो दोनों में है, ये रहा और ये रहा, ये रहा लौसा। यानी कि इस तरीके से हम लोग को ये संख्या मिला, और कोई ऐसा संख्या है जो कम से कम 2 में है। ये काम हम लोग लौसा में केवल करेंगे, भैया ध्यान से देखना है ये वाला काम कि ऐसा संख्या जो कम से कम दोनों में हो, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लौसा वाले मिलेंगे, मौसम हम लोग नहीं लेने वाले हैं। तो लौसा में हम लोग को ऐसी संख्या जो 3 में मिल जाए, ऐसी संख्या जो कम से कम 2 में भी मिल जाए, वैसे संख्या को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो लौसा में हम लोग का आंसर क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। लौसा में एक डब्बे में से एक संख्या, यहाँ से 2 निकलेगा, यहां से 3 निकलेगा, और बचा हुआ संख्या सब वैसे का वैसे छाप देंगे, 2 7 और 3। क्लियर? अब गुणा कर लीजिए, गुणा करके अच्छा सब हो गया है। यहां से 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 7 3 2 7 3। चलिए 7 त्रिके 21, 21 तिहाई 63, 63 दूना 126, 126 दूना 252, यही होने वाला है। गुणा एक बार चेक कर लीजिएगा, 252 आ रहा है। और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 7 84, 84 तिहाई 84, 3 चौक 12, 2 1 3 24 1 25, 252। हाँ ठीक है, 252 ही आएगा। चलिए तो हम लोग का आंसर क्या मिल गया लौसा? 252। ये रहा किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक बार हम लोग भाग विधि भी लगा लेते हैं, भाग विधि से भी लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग का आंसर सही है या फिर कोई डाउट है, कोई मिस्टेक है। यानी कि अच्छा सही है कि नहीं सही है वो कैसे पता चलेगा? 252 यहाँ से आया है, सही है तो यहाँ से मिला दीजिए 252, हम लोग का सही हो जाएगा। तो 252 कैसे लाया जाए? भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जिन जिन संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किए हैं उन सब का एक में गुणनखंड कर देंगे। 12 14 और 18 गुणनखंड करते चलिए। कैसे होगा? ये 2 से 6 बार में, ये 7 बार में, ये 9 बार में। 2 से काम हो चुका। अब 3 से देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये 2 से कट रहा है,
उड़ाइए 2 से ये 3 बार में, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, उड़ाइए 3 से ये 1 बार में, ये 7 बार में, ये 3 बार में। अब 3 से ये 1 बार में, ये 7 बार में, ये 1 बार में, ये 7 से ये 1 यहाँ 1 बार में, और जो 1 है उसको छोड़ देंगे। जैसे ही 1 1 मिला हम अपना काम यहाँ रोकेंगे और तुरंत लिखेंगे लॉसा। और भाग वाले विधि में हम लॉसा कैसे निकालते हैं, जो अंक बाएं तरफ लाइन से मिले हैं उन सारे अंकों का गुणा हम लोग का फाइनल आंसर दे देता है। तो 2 2 3 3 7, 2 2 3 3 और 7। अब देखिए ध्यान से, कौन सा अंक मिला था, 2 3 2 7 3, यानी कि 2 बार 2 मिला था, 2 बार 3 मिला था, 1 बार 7, 2 बार 2 मिला, 2 बार 3, बात तो वही आ गया घूम फिर के। और गुणा जब उसका होगा तो हम लोग का 252 ही मिलने वाला है, क्योंकि अंक तो वही है सारे। तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए, चाहे आप भाग विधि देखिए, यहाँ भी 252 और यहाँ भी 252, यानी कि संख्या हमारे पास था 12 14 18, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 252 आया, भाग विधि से भी 252 आया। इसका मतलब कि हम लोग चाहे कोई भी संख्या हो, लॉसा निकालने के लिए इन दोनों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं, आंसर हम लोग का सेम मिलने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं मौसा। मौसा में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मौसा किस तरीके से निकालेंगे। और मौसा में भी मैं आप लोग को दोनों विधि बता देता हूँ। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब कि मौसा जिस तरीके से यहाँ पे देखे थे 12 14 18, वैसे ही तीनों का अलग अलग निकालेंगे। 12 का क्या हो जाएगा, मैं फटाफट लिख देता हूँ, यही चीज यहाँ मुझे छापना है। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 14 का क्या होगा, 2 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। 18 का क्या होने वाला है, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। फिर क्या करेंगे, लाइन से इन तीनों को लिखना है। 12 का क्या हो जाएगा, 2 2 और 3। 14 का क्या हो जाएगा, 2 और 7। 18 का क्या हो जाएगा, 2 3 और 3। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि ऐसी संख्या जो तीनों में हो, यहां पे हम लोग देखे थे कि ऐसी संख्या जो तीनों में हो या कम से कम 2 में हो। यहां ये नहीं करना है, यहां वही संख्या लेना है जो तीनों में हो, तीनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 में है तो ले लेंगे, वो लॉसा में हम लोग करेंगे। मौसम में ऐसा संख्या जो कम से कम तीनों में हो, तीनों में मौजूद हो, एक भी में छूटे रही। तो कौन सा संख्या सिर्फ 2 है, बाकी तो ऐसा कोई संख्या दिख नहीं रहा है। तो हम लोग का मौसम क्या आ जाएगा, केवल और केवल 2 है, तो आंसर हम लोग का केवल 2 होगा। कोई और होता तब तो हम लोग गुणा करते, मौसम हम लोग आ गया 2। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम लोग देख लेते हैं भाग विधि। भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। आप लोग को मालूम है अच्छे तरीके से, इसके पिछले में हम लोग निकाले थे। अब भाग विधि में हम लोग को क्या करना होता है, भाग। लेकिन भाग अब करेंगे कैसे भैया, यहाँ तो हमारे पास 3 अंक है, 3 संख्या है, 12 14 और 18। 12 14 और 18 अगर यहाँ 3 संख्या है तो तीनों का हम लोग मौसा निकालें कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है। सबसे बड़ा जो संख्या उसको छांट दीजिए, ये रहा 18, 18 को छांट दीजिए। 18 को छांट के जो 2 संख्या बचा हुआ है उन दोनों संख्याओं को ले लीजिए। तो 12 और 14 बचा, इन दोनों का निकालिए मौसा। तो 12 और 14 का मौसा निकालेंगे किस तरीके से, 12 बाहर रहेगा, 14 अंदर रहेगा, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था बड़ा संख्या अंदर होता है, छोटा संख्या बाहर होता है। तो 12, फिर ध्यान से सुनना है, जब भी हमारे पास 3 संख्या होगा हम सबसे बड़े वाले संख्या को छांट देंगे, बचे हुए 2 का मौसा निकालेंगे। सिर्फ उसी विधि से जो पिछले हम लोग किए थे। 12 से 1 बार में, यहाँ 12 आया, यहाँ 2 बचा। फिर मैं आप लोग को बताया था कि जैसे ये कट जाएगा छोड़ देंगे, नहीं कटेगा फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे। इसके पिछले वाले भाग में किसका पहाड़ा पढ़ा गया था, 12 का। तो 12 यहाँ 2 से 6 बार में, 12 पूरा पूरा खत्म। जैसे ही खत्म हुआ, किससे खत्म हुआ है, 2 से, यानी कि 12 और 14 का मौसा क्या आया, 2। अब इस 2 का मौसा निकालेंगे 18 के साथ। जो संख्या छाटा गया था 18, इस संख्या को हम लोग निकालेंगे 2 के साथ, जो मौसा इन दोनों का आया है। तो फिर हम लोग भाग करेंगे, बीच में क्या रहेगा, जो छाटे थे 18, और बाहर क्या रहेगा, जो मौसा आया है 2। काट के देखिए, 2 9 18 पूरा पूरा खत्म। अगर ये नहीं खत्म होता हम लोग फिर भाग का चिन्ह बनाते, लेकिन चूंकि ये पूरा पूरा हम लोग का खत्म हो गया, अब हम लोग को भाग बनाने का जरूरत नहीं है। और किससे कटा है, 2 से, यानी कि हम लोग का मौसा क्या आ गया, 2। अब आप ध्यान से देखिए, चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि देख लीजिए, चाहे आप भाग विधि देख लीजिए, मान तो आप लोग को बराबर मिला, दोनों में 2 आया। इसका मतलब कि चाहे लौसा हो, चाहे मौसा हो, चाहे आप कोई भी विधि लगाइए, अभाज्य गुणनखंड लगाइए, भागफल लगाइए, हर बार विधि, हर बार आंसर आप लोग को सेम मिलने वाला है। इसका मतलब आप लोग कोई एक विधि को तैयार करेंगे, जो विधि आपको आसान लगे। लौसा में तो जब भी आपको 2 संख्या का लौसा मिलेगा, फटाफट भैया आंख बंद करके वैदिक लगा देना, भाग करना, सरलतम रूप, तिर्यक गुणा, फाइनल आंसर। लेकिन फिर भी अगर आपको एक ऐसा विधि जो यूनिवर्सल हो, हर जगह काम कर जाए, 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, तो बेहतर है कि अभाज्य गुणनखंड
या भाज्य गुणनखंड या इसमें से कोई विधि आप तैयार करिए, फाइनल आंसर आप लोग को मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लॉस और मौसा में संबंध क्या होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बचा हुआ है, लॉस और मौसम में संबंध। लॉस और मौसम में संबंध। संबंध का मतलब कोई एक ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए जिसमें लॉसा और मौसा दोनों मौजूद है, वही तो हम लोग का होता है संबंध। तो लॉसा और मौसा में एक संबंध है, वो संबंध में पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो लॉसा और मौसा में संबंध क्या होता है, तो लॉसा गुणे मौसा बराबर दोनों संख्याओं का, या सिर्फ संख्याओं का लिखते हैं क्योंकि ये संख्या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, संख्याओं का गुणनफल। क्लियर? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यानी कि आपके पास जो भी संख्या है उन संख्या का एक बार लौसा निकालिए, फिर उन दोनों संख्याओं का मौसा निकालिए, लौसा और मौसा का एक में गुणा करिए, और जिन दो संख्याओं का लौसा मौसा निकाले उन दो संख्याओं का आपस में गुणा करिए, आंसर हम लोग का सेम आएगा। एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग सबसे पहला काम क्या है कि लौसा मौसा में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको आप लोग रट्टा रखिएगा कि लौसा गुणे मौसा हम लोग को क्या मिलने वाला है, संख्याओं का गुणनफल मिलने वाला है। और लौसा और मौसा का गुणनफल से अगर आपको ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप लोग चाहे कोई भी संख्या हो उस संख्या का आप क्या निकाल सकते हैं कि किस तरीके से लौसा मौसा का गुणा करके हम लोग का गुणनफल बराबर आने वाला है, वेरीफाई करने के लिए आपको आ सकता है। तो किस तरीके से करेंगे, एक एग्जांपल मैं आप लोग को ले लेता हूं। एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, एग्जांपल में 12 और 16, वही एग्जांपल जो हम लोग शुरू में दिए थे। हम लोग क्या करेंगे, एक बार 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, एक बार 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम का मतलब इसका लौसा निकालेंगे और एचसीएफ का मतलब इसका मौसा निकालेंगे। क्लियर? अगर आपको याद आ रहा हो तो लौसा हम लोग का कितना आया था, 48 आया था, याद आ रहा है। लौसा का किस तरीके से निकाल के दिखा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 12 और 16, 12/16 करिए, वैदिक नियम लगा रहा हूं। 12 और 16 को निकटतम मान में क्या लिख सकते हैं, 3/4 गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48, 16 3 48, यानी कि क्या मिलेगा हम लोग का लौसा 48, लौसा मिल गया। मौसा हम लोग कैसे निकालेंगे, 12 में 16 से भाग, 12 से एक बार में 12, 4, फिर 12, 3 बार में 12, खत्म, कितना आया 4, यानी कि लौसा कितना, मौसा कितना आ गया 4। यानी कि ये हो गया हम लोग का लौसा और मौसा। अब हम लोग लगाते हैं वही बुद्धि कि क्या सच में ऐसा होता है कि लौसा मौसा का गुणा करने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा, निकाल के देख लेते हैं। तो 12 और 16 के लिए सबसे पहले बायां पक्ष हल करिए। बायां पक्ष में क्या है, लौसा गुणे मौसा। लौसा में मौसा का गुणा करके देख लेते हैं सबसे पहले क्या आता है। तो लौसा गुणे मौसा, लौसा क्या है 48। अच्छा पहले फॉर्मूला में पूरा लिख लेता हूं, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। दोनों तरीके, दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे, बायां पक्ष दायां पक्ष। लौसा हम लोग का कितना है 48 गुणे मौसा हम लोग का कितना है 4। अच्छा संख्या कितना है, संख्याओं का गुणनफल 12 और 16, 12 गुणे 16। यही कॉन्सेप्ट है हम लोग का कि 12 16 का लौसा मौसा कितना आएगा, इसका गुणा करने पर और इन दोनों का आपस में गुणा करने पर, ये दोनों मान बराबर आना चाहिए। ये हम लोग का फॉर्मूला है, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 48 में 4 से गुणा करिए, 4/32, 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 आया। यहाँ गुणा कर लेते हैं, 12 छकी 72, 2 हासिल 7, 12 कम 12 7 19, ओहो 192 मिल गया। यानी कि संख्या आप चाहे कोई भी लीजिए, उसका एक बार लौसा निकालिए, एक बार उसका मौसा निकालिए, और लौसा मौसा का एक में गुणा करिए और दोनों संख्याओं का एक में गुणा करिए, आंसर हम लोग का हमेशा सेम मिलेगा। तो ये रहा हम लोग का लौसा और मौसा में संबंध। तो अब तक हम लोग क्या देखे कि किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, उसके कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, 3 पॉइंट, उसको आप लोग रट्टा रखिएगा। दूसरा हम लोग देखे कि गुणज क्या होता है, उसमें भी हम लोग 3 पॉइंट देखे थे, उसको भी रट्टा याद रखिएगा। अच्छा फैक्टर वाले हम लोग 4 पॉइंट देखे थे। एक हम लोग का पॉइंट हम लोग का छूटा हुआ था, जिसमें हम लोग देखे थे क्या कि किसी भी संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं, वो अनंत नहीं होते हैं। तो गुणनखंड में हम लोग 4 पॉइंट देखे थे, गुणज में हम लोग 3 पॉइंट देखे थे, लौसा और मौसा में देखे, लौसा निकालने का 3 विधि हम लोग देखे, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, भाज्य गुणनखंड विधि, वैदिक विधि। मौसा निकालने का हम लोग विधि देखे थे, अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि। उसके बाद हम लोग लौसा और मौसा में ये संबंध देखे हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक आप लोग तैयार रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।